8वें घर का राहु। राहु का हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे वो सब जानते हैं 8वें घर का राहु अगर बहुत बिगड़ा हुआ है तो आपके आपस के लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपके षड्यंत्र कर सकती है। बट बहुत सारे कुंडली में ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु की क्वालिटी बहुत अच्छी है उस बंदे की, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो रिसर्च भी अच्छा कर रहा है। तो लोगों को अगर समझना है तो सिर्फ उनको ऐप्स में वो प्लैनेट्स कहाँ बैठे वो नहीं देखना है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में आचार्य अनुराधा देसाई जी हैं, जो कि रमल एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं एंड न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आइए मिलते हैं। हेलो मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे टीवीटी प्रोडक्शन से मुझे बुलाने के लिए। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बातचीत करके अपने दिल की बातें बताते हुए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अनुराधा जी, एस्ट्रोलॉजी कितना इम्पैक्ट डालती है हमारी लाइफ पे, मतलब प्लैनेट्स, और उनको क्या इतना जानना ज़रूरी है? द मोमेंट आप बॉर्न होते हैं, माँ बाप तो बोल देते हैं, जैसे अपना सपना बोलते हैं ना कि हम अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे या गवर्नमेंट जॉब में डालेंगे, एंड फिर पूरी तैयारी शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन बच्चे की कुंडली में था नहीं, बच्चे की कुंडली में था वो रिसर्च करेगा, एक गवर्नमेंट जॉब करने का कुछ था नहीं, सूर्य राहु की युति थी, वो तैयारी करता रहा, गवर्नमेंट जॉब 5-6 साल लगाता रहा, काफ़ी डिप्रेस रहा, पूरी फैमिली प्रेशर में डालता रहा। अंत में किसी ज्योतिषी के पास गया और पूछता है कि देखो फैमिली पूरा प्रेशर कर रही है मेरे पे, लेकिन मेरा हो नहीं रहा है, सरकारी नौकरी हो नहीं रही है, आप बताइए क्यों नहीं हो रहा है। तो ज्योतिषी देख के बोलता आपका तो ये बन ही नहीं रहा, आपको तो रिसर्च में जाना चाहिए था, आपको स्पाई वर्किंग में जा सकते हैं, बिकॉज वो राहु डोमिनेटेड पर्सन था, आपने ऐसे काम करने चाहिए थे, आपको इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की ज़रूरत नहीं थी आपको। अब उसको समझ में आया एंड नाउ अब वो उसकी तैयारी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, किसी रिसर्च फील्ड में उसको लग गया, अब वो काफ़ी अच्छी नौकरी कर रहा है। बट ज़रा समझिए, ज़रा सोचिए, आप अगर ये 5 साल पहले हमको कोई बता देता कि आपके नसीब में गवर्नमेंट जॉब नहीं, आप रिसर्च अच्छा करते हो, 5 साल बच नहीं होते उसके। तो एस्ट्रोलॉजी का एक एग्जाम्पल दे रही हूँ बस, बहुत मैटर करता है, बहुत ही इम्पैक्टफुल चीज़ है। और एग्जाम्पल देती हूँ आपको, किसी की शादी, हम शादी करा देते हैं गुण मिलान कर, सिंपल गुण मिलान, वही 36 गुण मिल गए तो शादी अच्छी, 36 मिलते नहीं तो 18 से ज़्यादा तो वी नो ऑल द रेस्ट। बट ऐसा होता है कि 7वें घर में, अब किसी ने देखा नहीं कि 7वें घर में क्रूर प्लैनेट बैठे हुए हैं, हम लोगों ने ऑनलाइन ऐप में देखा कि 18 से ज़्यादा है तो ठीक है शादी कर लेते हैं। बाद में पता लगता है कि सूर्य बैठा है 7वें घर में। मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, पंडित जी ने तो बोल दिया था, मैंने तो पंडित जी ने बोला भी था शादी नहीं करनी है, बट हमने तो ऐप में गुण मिलान कर लिया शादी, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि हमारे पास ईगो, मतलब हमारे पेरेंट्स को लेके हमें बहुत सताया जा रहा है अगर लड़की है तो हमारे सामने ऐसे समस्याएं आ रहे हैं कि हम चुप रहना चाहते हैं, हम तमीज से रहना चाहते हैं, इज्जत से रहना चाहते हैं, लेकिन सामने वाला हमारे ईगो पे वार करे जा रहा है कि अब हमें स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो ये शादी कहाँ सही हुई? हमें तो लगा था कि शादी अच्छी होनी चाहिए थी, फिर मुझे बताना पड़ता है कि नहीं, आपकी कुंडली में 7वें घर में सन बैठा हुआ है, आपके सामने ऐसी परिस्थिति होगी कि आप शरीफ से शरीफ भी होंगे, आप बहुत समझदार होंगे, लोगों से इज्जत से भी बात करते होंगे, लेकिन लोग आपके सामने ऐसे सिचुएशन लेके आएंगे ना कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, यट आपको कोई समझेगा नहीं एंड आपको इगोइस्टिक कहा जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी को अगर आप डीप समझेंगे तो बहुत सारी लाइफ बच सकती हैं। बट ये तो बहुत डीप समझने वाली बात है, या हमें कोई बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिल जाए जो हमें समझा सके। पर हम बहुत सारे लोगों के पास दिक्कत ये है कि उनको ये समझ ही नहीं आता कि कहाँ कंसल्ट करें, ये एक डीप प्रॉब्लम है। तो ईजिएस्ट वे क्या है प्लैनेट्स को समझने का, कि हमारी आदतों से हमें समझ आ जाए कि हाँ हमारे यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, या इस प्लैनेट से हमें ये प्रॉब्लम आ रही है? देखिए, आपको ना इसके लिए ना समझना होगा प्लैनेट्स की क्वालिटी। अब बहुत सारे जगहों पे, जैसे 8वें घर का राहु, का हम जितने भी एस्ट्रोलॉजर देख रहे होंगे वो सब जानते हैं 8वें घर का राहु अगर बहुत बिगड़ा हुआ है तो आपके आपस के लोग आपके लिए षड्यंत्र कर सकते हैं, आपकी फैमिली आपके षड्यंत्र कर सकती है। बट बहुत सारे कुंडली में ऐसा नहीं है, क्योंकि राहु की क्वालिटी बहुत अच्छी है उस बंदे की, तो उसकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, वो रिसर्च भी अच्छा कर रहा है। तो लोगों को अगर समझना है तो सिर्फ उनको ऐप्स में वो प्लैनेट्स कहाँ बैठे वो नहीं देखना है, उसके लिए आता है नाड़ी नक्षत्र, मतलब एक वैदिक होता है जिसमें आप सब देखते हैं और उसमें बहुत डीप रिसर्च करके आप वहाँ पहुँचते हैं। एक होता है वैदिक के अंदर, एक बोलते हैं ना कैटेगरी है, दैट्स नाड़ी नक्षत्र। तो उस जरिए आप केपी सिस्टम जब देखते हैं तो आपको प्लैनेट्स की एग्जैक्ट क्वालिटी पता लगती है, आपका प्लैनेट आपको देने क्या आया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि गुरु पहले घर का,
बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है लिटरली। मतलब ऐसा कहा जाता है गुरु अगर पहले घर में है तो 5, 6 और 9 घर को देखता है, उसकी दृष्टि पड़ती है। तो आपकी लाइफ ईश्वर देखता है, आप ईश्वर हमेशा आपका ख्याल रखता है। ठीक है, हम मानते हैं इस बात को, है भी। बट अगर उस गुरु की क्वालिटी में लोन देने की अगर है, अगर वो को लोन देने आए हैं तो आपकी ईश्वर रक्षा करेगा जरूर। बट आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि जिंदगी आपकी बहुत अच्छी है, आप लोन में फंसोगे जरूर। तो नाड़ी नक्षत्र वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप पता लगा सकते हो कि जो प्लैनेट अच्छी जगह पे भी बैठा है वो वाकई में अच्छे क्वालिटी का है या नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर कहाँ से ढूंढे, तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स को ढूंढिए जिनको नाड़ी नक्षत्र आता हो। बिकॉज वैदिक के लिए समय लगता है और वो उसकी ज्ञाता बहुत कम है, उनके लिए 10-20 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन नाड़ी नक्षत्र अगर आप सीखते हैं, अगर आप सीख चुके हैं, तो आप सब जानते हैं कि बहुत कम समय में विदिन 6 to 7 मंथ्स के अंदर अंदर आप अपनी कुंडली खुद देख लेंगे कि आपका रोड मैप क्या है, कैसा है। तो हाँ, कोई एस्ट्रोलॉजी जिसको नाड़ी नक्षत्र आता हो, आप उनके पास कंसल्ट कीजिए, ज़्यादा बेटर है। एंड जो एस्ट्रो रेमेडीज होती हैं वो कितनी पावरफुल होती हैं? लाल किताब फॉर दैट सबसे ज़्यादा पोटेंट माना जाता है व्हेन इट कम्स टू रेमेडीज, क्योंकि नाड़ी नक्षत्र से आपको पता लगा लिया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। जैसे मैंने बताया था 7वें घर का फल। अब ऐसी कुंडली मेरे पास आती है और वो बोलते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, शादी कैसे बचाऊं मैं, शादी तो कर ली है, अब तोड़ तो नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, शादी तो बना हो गया तो उसको जिंदगी में चलाने वाली चीज़ है, बहुत बड़ा कमिटमेंट होता है वो। तो अब फिर इसकी रेमेडी होती है 7 चौरस टुकड़े पीतल के, अगर आप दफनाते हैं, अगर गिराने जाओ जिस जगह पे जहाँ पे घास नहीं उगती हो, और हर साल अगर आप ऐसा करते हैं लगन कुंडली में अगर ऐसा है, तो आप देखेंगे आपकी फैमिलीज में जो आपकी तरफ ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि आप तो अच्छे हैं लेकिन आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, वो कम होने लगता है। बहुत बेनिफिशियल है, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स को बहुत बेनिफिट हुआ है इससे, बहुत बेनिफिट। कई बार तो हमें होते हुए भी देखा है कि हम एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारी अपनी कम्युनिटी है। तो वन ऑफ माई क्लाइंट्स का ऐसा हुआ था, उनके यहाँ एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए थे एंड वो तो ऐसे मजे मजे में आए थे कि चलो मैं अपना पत्री दिखाता हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उन्होंने ऐसा बोला कि देखो अभी आप घर जाओ क्योंकि आपके फैक्ट्री में रेड पड़ने वाली है। तो ऐसा कैसे हो सकता, हमने तो सबको टैक्स भी टाइम पे भरा, सब कुछ टाइम पे भरा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अरे जाओ, यहाँ पे तुम्हारे बैठने का समय नहीं है आपका। तो उस बंदे ने बोला कि आप ना 8वें घर में राहु था, तो उन्होंने बोला कि आपके यहाँ ड्यू टू समथिंग रेड पड़ने वाली, आप 8 अष्टधातु के आते जल प्रवाह करके आओ। वो करके गए, रेड भी हुई, सब कुछ हुआ। वापस पंडित जी से वापस मिलने आए ना, तो बोला मैं बच गया, रेड हुई कोई इश्यू नहीं, मैं किस चीज़ में ना मतलब फंसने वाला था, मेरे को मेरे दुश्मन फंसाने वाले थे, मैं बस फंसा नहीं। तो ये एक वन ऑफ द क्या बोलते हैं बेनिफिट है एस्ट्रो रेमेडीज। बट अगेन द क्वेश्चन इज आपको सही समय में अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिले और अच्छे से रेमेडी देना है, हाँ। वो एक सबसे बड़ा सवाल है। और किस्मत भी है, कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी किस्मत में अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर या किसी भी चीज़ में अगर आपको जवाब नहीं लिखा होता तो आपको फिर सही लोग मिलते नहीं हैं। तो अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना भी किस्मत की बात है। जब ईश्वर चाहता है कि आपका लक अच्छा हो तभी आपका क्या बोलते हैं मिलन होता है किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो हमारे पास एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी तीनों हैं। तो तीनों कितना इम्पोर्टेंट है? एस्ट्रो तो हम समझ गए, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? न्यूमरोलॉजी में आपको ये सबसे पहले हमारा नंबर से इंट्रैक्शन किस वे में होता है सबसे ज़्यादा? डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ, यस, डेट ऑफ बर्थ तो है, बिल्कुल डेट ऑफ बर्थ है। और डेली लाइफ में नंबर से हम कैसे इंट्रैक्ट करते हैं? मोबाइल हो गया। एग्जैक्टली, मोबाइल नंबर। तो बात करते हैं मोबाइल नंबर से आप। तो मोबाइल में अगर आप जैसे एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल एक नंबर की शुरुआत है 9354 से। ये नंबर एक टाइम मेरे पास भी था। द मोमेंट मैंने वो नंबर लिया, मेरे लाइफ में जो अस्पताल के चक्कर पड़े, जो टेंशन हुई, बिकॉज द रीज़न इज उसमें कॉम्बिनेशन है 54 का। 54 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से इट्स लाइक अगर आपके पास किसी भी तरह है, डेट ऑफ बर्थ के थ्रू है या न्यूमरोलॉजी के थ्रू है या घर का नंबर ही है, रिकॉर्ड है उस बंदे के लाइफ में जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इन 3 चीज़ों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एंड इत्तेफाक से जितने भी न्यूमरोलॉजी में केस आते हैं ना, उनका 9354 ही होता है। मेरा पहला काम है इस नंबर को बदलो। तो न्यूमरोलॉजी का इतना है, अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है बाई चांस, तो 1 और 8 तो जैसे 1 नंबर इस आपका सूर्य, 8 नंबर इस या शनि। तो जब भी किसी भी लाल किताब में या किसी भी न्यूमरोलॉजी में सब कनेक्टेड ही है, तो हम बात एक ही कर रहे हैं। जब भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा सूर्य और शनि का, तो शुक्र खराब होगा, स्किन खराब होने के चांसेस रहते हैं ऐसे लोगों के।
अगर किसी फ़ोन नंबर में है तो उसकी शादी खराब हो रही होगी, सेहत खराब हो रहा होगा। तो इस तरह अगर किसी का कोई नंबर आता है तो मैं बता सकती हूँ कि आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या आपके यहाँ से चल रहा है, एंड वो चल रहा होता है। दरअसल आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना, उसी हिसाब से नंबर भी आपके पास आता है। अगर आपकी कुंडली में उस समय जेल खाना ये सब था, हॉस्पिटल का सब कुछ था, एंड नंबर भी आपने नया उसी समय लिया, आप नंबर भी उसी तरह का लेंगे। सो अगर आप कुंडली का सारे उपाय कर चुके हो, येट एनर्जी तो वहीं पे है, रेमेडीज आपने कर लिया, बट वो नंबर की एनर्जी तब से चल रही है, तो आप उसको भी बदलना चाहते हैं, देन यू नीड न्यूमरोलॉजी टू चेंज द नंबर। उससे आप अपनी एनर्जीज चेंज करेंगे। रही बात वास्तु की, तो वास्तु का सिंपल डेफिनेशन इज वास रहने लायक घर। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जिनके पास लोन बहुत है, ठीक है, सारे रेमेडीज कर चुके हैं, वो सभी तरह के एस्ट्रोलॉजर्स के पास जा चुके हैं। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में दिक्कत ये है ना एस्ट्रोलॉजर्स की, वो कुछ लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, वो वैदिक ही सीखेंगे या फिर वो नाड़ी नक्षत्र ही सीखेंगे या लाल किताब ही सीखेंगे, सब होलिस्टिक नहीं है। तो जिन जिनके पास हो गए सब सिंगुलर एक ही क्या बोलते हैं, एक ही टॉपिक पे वो करके उसी दवाई रेमेडीज दे के भेज रहे हैं, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आया, मैंने भी देखा ये रेमेडी किया, वो तो मैडम सारे रेमेडी कर दिए, आप बताओ मेरी प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा अब तो सारे रेमेडीज कर चुके, फिर तो एस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम तो है नहीं, आप वास्तु एक बार करा के देखिए। तो वास्तु में व्हाट आई सॉ वाज, वो दरवाजा जो था वो ऐसी जगह में था जहाँ से लोन बढ़ने के आसार थे, वो लोन की एनर्जी ज़्यादा कर रहा था, इसलिए ये आता है, यहाँ तक लोन था उसका, वो चेंज किया गया, यस, अब उसका कोई लोन नहीं, लोन खत्म सब कुछ। सो जैसे बोलते हैं ना कि हर बीमारी का एक ही दवाई नहीं होता। तो अगर आप किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको होलिस्टिक अप्रोच करनी पड़ेगी। जहाँ पे एस्ट्रोलॉजी का काम है वहाँ पे करना है, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी का, वहाँ पे न्यूमरोलॉजी भी लगाना होगा, कई बार दोनों फेल है तो आपको वास्तु भी करना पड़ेगा। सब इंटरकनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि आप एक को छोड़ोगे तो दूसरा बुरा मानेगा, नहीं, सब इंटरकनेक्टेड है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एस्ट्रो वास्तु जैसे आपने सुना होगा, तो आप वास्तु अगर इतने अच्छे से अगर जान जाओगे तो आप घर देख के बता दोगे कि आपकी कुंडली में क्या चल रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपके लाइफ में जो कुंडली में जो प्रॉब्लम चल रही है वैसे आप नंबर अट्रैक्ट करते हैं, वैसे आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम चल रही है वैसे घर भी अट्रैक्ट करते हैं। जैसे एक क्लाइंट थी मेरी, उनके कुंडली में था मर्डर का कुछ सीन था, मतलब समबडी इज गोइंग टू अटैक दैट लेडी, एंड इत्तेफाक से उसने नया ऑफिस उसी समय खरीदा, उसका जो गेट था वो मर्डर अट्रैक्ट करता। सो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजर को जब अप्रोच करते हो, आपको ये समझना चाहिए कि उस बंदे को होलिस्टिक अप्रोच आती है या नहीं। क्या वरना क्या पता कि आप एक ऐसी प्रॉब्लम के साथ लेके जा रहे हो जैसे शायद सामने वाले पास सोल्यूशन ही नहीं है। सो आपको सब चाहिए, तो हमें ऑल एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, बट जब आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, तो आप सारी तरह की किताबें आप छानते हैं और सारे तरह के ज्ञान को आप करते हैं, डिपेंड्स ऑन योर प्रॉब्लम। बट हाँ, आपको सब देखना चाहिए। तो आपने अभी मोबाइल नंबर्स के बारे में बताया, तो अब मोबाइल नंबर में कैसे कॉम्बिनेशन लेने चाहिए, जो हमारे व्यूअर्स भी हम ऑब्वियसली जानना चाहेंगे कि उनकी फर्दर प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंक्रीज नहीं हो, या कोई नया नंबर लेना चाह रहा है तो वो कैसे नंबर्स को रखे अपने पास। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई मोबाइल नंबर लेते हैं तो मेक श्योर कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन ना हो। आप शुक्र क्यों खराब करेंगे, शादी क्यों खराब करना चाहेंगे, मेन चीज़ है, मेन चीज़ नहीं, बट बना के रखा है। एंड 5-4 का कॉम्बिनेशन ऐसा ही सेट कि जेल खाना वगैरह लेके आता है, पागल खाना लेके आता है, तो वो नहीं करना। 5-4, 1-8, यस, ये 2 कॉम्बिनेशन आप ज़्यादातर अवॉइड करें, क्योंकि ये मेजर चीज़ें हैं। स्किन अगर 1-8 अगर सूर्य और शुक्र की होती, आई मीन सूर्य शनि की होती, अगर शुक्र खराब कर रहा है तो सिर्फ मैरिज ही नहीं, आपकी स्किन पे भी असर करता है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन 2 कॉम्बिनेशन को अवॉइड करें तो आई थिंक लाइफ बढ़िया होनी चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी के रेमेडीज में अगर किसी को जेमस्टोन्स पहनने हैं, तो ये भी एक बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है कि कैसे चूज किया जाए, कौन सा जेमस्टोन हमारे लिए लकी है, एंड जेमस्टोन्स को कैसे पहचानें कि वो ठीक है। सो यूजुअली ना, इसके लिए मैं एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी क्लाइंट आई मेरे पास और उन्होंने पहना था मोती। मैंने बोला ये क्यों पहना, क्योंकि मैं नाड़ी नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मैं केपी सिस्टम को फॉलो करती हूँ, और मुझे पता लग गया था कि उनका जो मून का तासीर है वो गुस्से वाला है, ठीक है, और उन्होंने मोती पहनना नहीं चाहिए था। मैंने पूछा आप कैसा फील कर रहे हो मोती पहनने के बाद। मुझे गुस्सा आ रहा है। मैंने कहा पहना क्यों आपने, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए। मैंने कहा ये तो काम तो आपका हो नहीं रहा है, आपको किसने बताया है पहनने के लिए। नहीं, मैं ना सर्च कर रही थी इंटरनेट में, आजकल हम सब इंटरनेट डॉक्टर्स, इंटरनेट सब
इंटरनेट पे सब कुछ बहुत कुछ करने लग गए हम लोग। सो मैंने कहा देखिए बात ऐसी है कि आपका जो मून की क्वालिटी है ना ये गुस्से वाला था। आपको अगर गुस्सा शांत ही करना था तो आप चांदी के से पानी पी लेते, लेकिन ये मोती पहनने की आपको क्या ज़रूरत थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जेम पहनने का जो है वो अपने आप एक साइंस है। जब आप मोस्टली जेम्स आपने देखे होंगे सब पॉइंटेड होते हैं पीछे से, वो आपके स्किन को टच करता है एंड वो एक्टिवेट भी तब होता है जब आप मंत्र जाप कर ऑब्वियसली आप उसको काफ़ी एनर्जाइज करते हैं, बट उसका एक्चुअल एक्टिवेशन सन के सामने होता है। आप सन के सामने लेके जाएंगे तो वो जिस भी प्लैनेट से वो कनेक्टेड जेम है उसकी क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा। अब अगर आपने ऐसे ही पहन लिया बिना जाने उस प्लैनेट की क्वालिटी क्या है, तो वो उस चीज़ को मैग्नीफाई कर रहा है। अगर आपका प्लैनेट अगर आपको बुरा देने आया था तो 100 टाइम्स उसको भी करेगा। अगर वो नेगेटिव पॉजिटिव देने अगर आया है तो उसको भी 100 टाइम्स वो मैग्नीफाई कर देगा। तो जेम अगर आप पहनना चाहते हैं तो पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछिए कि मेरे को ये प्लैनेट देने क्या आया है, मैंने पहनना चाहिए भी या नहीं पहनना चाहिए। और सेकेंड मोस्टली कोशिश कीजिए कि पहला, पांचवा और नौवा इन तीनों अगर घरों में कोई प्लैनेट बैठा है तभी, और अच्छी क्वालिटी भी हो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर अच्छा नहीं तो दिक्कत है, अगर अच्छी क्वालिटी की हो तभी आप जेम पहन। वरना अब बहुत सारी कुंडलियाँ तो मेरे पास ऐसे आती है जो मुझे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैडम बताइए जेम पहनना, मैं कब बनता ही नहीं है आपका, क्यों पहनोगे आप। वो मान भी जाते हैं समझाने के बाद। हाँ, तो यह सब आपको पूछने की बहुत ज़रूरत है कि जेम आपको कैसे पहनना है, ये सब जानने की ज़रूरत है। जेम्स को कैसे पहचाने कि वो क्वालिटी अच्छी है? जेम्स की क्वालिटी कैसे पहचाना जाए, उसके लिए आप एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट होते हैं उनके लिए, आप उनके पास जाए ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज हम मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि हर कोई इसे पहचान सके। वो मैं बता रही हूँ ना, जेमोलॉजी मतलब जेम्स वगैरह अपने आप में एक साइंस है। बस इतना ही जानिए आपको पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए। बाद में एक सर्टिफाइड जेमोलॉजिस्ट है उनके पास ही जाइए, उनसे पूछिए कि सही है या नहीं। बिकॉज एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए। आप कितना खरीदोगे, जेम कम दाम का तो होता नहीं। हाँ जी। तो इट्स बेटर ऑफ एक्सपीरियंस बनने के बाद है। अगर किसी की रिलेशनशिप प्रॉब्लम चल रही है तो उनको क्या सॉल्यूशन है इसमें एस्ट्रोलॉजी के अंदर? देखिए वैसे तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स अगर होती हैं तो शुक्र अगर खराब हो या किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो तभी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आती हैं। वैसे इसके रेमेडीज बहुत सारे हैं, बिकॉज हमें नहीं पता ना वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, वो शुक्र खराब क्यों हो रहा है। बट इसका बेसिक रेमेडी बता देती हूँ। अगर किसी का कोई अनमैरिड लड़की है एंड उसको पता लग रहा है कि उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो सोने पे सुहागा वाली बात है। बिकॉज शादी के बाद उसे पता लगने वाला था कि शुक्र खराब है, उसे पहले ही पता लग गया, क्योंकि एग्जाम्पल देखा कि रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है। तो गाय को रोज चारा खिलाना शुरू कीजिए। अगर चारा नहीं खिला पाते तो पहली रोटी, घर की पहली रोटी खिलाना शुरू कर दीजिए। मैरिड हो अगर, अब पता लगता है कि शादी में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, शादी में एक उससे बात नहीं हो पा रही है, ट्यूनिंग नहीं बन रही है, तो हफ्ते में एक बार या महीने में 2-3 बार गौशाला में हस्बैंड वाइफ साथ में जाइए और साथ में गाय के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, गौशाला में चारा खिलाइए। यकीन मानिए गाय को हम शुक्र मानते हैं लाल किताब में, एंड जब आप उनकी एनर्जी से इंटरेक्ट करते हैं ना कहीं आपके कुंडली का जो शुक्र है ना ठीक होना शुरू हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखा गया है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप गाय की सेवा खूब कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। हमारा प्लैनेट राहु, हाँ, राहु से कितना डरना चाहिए? बिकॉज क्या होता है कि राहु का नाम सुन के सब सोचते हैं कि हर कोई तो बोलता है कि आपका राहु खराब है, हाँ, राहु खराब है। या तो ये इतना सुनने में हम सुन लेते हैं एक दूसरे का कि राहु से सबको डर बैठ गया है। तो राहु क्या है एक्चुअली और वो कितना इम्पैक्ट डालता है? देखिए राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कोई समझ नहीं सकता, उसको अनप्रेडिक्टेबल कहते हैं। बट इतिहास गवाह है कि जो चीज़ बहुत पावरफुल है और बहुत इंटेलिजेंट है, लोगों ने उससे हमेशा डरा है और उसी को अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी आपको कहानी बताई थी कि किसी का राहु बहुत डोमिनेंट था, तो उसने रिसर्च काफ़ी अच्छा करता है वो। अब रिसर्च कौन करता है? जो दिमाग से बहुत तेज हो। राहु गैर परंपरावादी है, तो गैर परंपरावादी अगर है तो पॉलिसी से सबसे अच्छा राहु ही बनाता है। क्योंकि पॉलिसीज कब बनती हैं? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो, जो एक सिस्टम में जो चल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पा रहा हो, तो सिस्टम से हट के कोई चीज़ को कर रहे हैं, उसको हम गैर परंपरावादी बोलते हैं। लेकिन पॉलिसीज अगर बनाना है तो आपको गैर परंपरावादी काम करना पड़ेगा ना, ये होता है राहु। सो राहु के मैंने ये बताया आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब मैं बताती हूँ राहु के नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो हम कान को केतु कहते हैं,
ठीक है, एंड हमारे ब्रेन में सूर्य बैठा है। राहु बैड सूर्य में माना जाता है, तो हमने सुना होगा कि बैक बाइटिंग करने से राहु खराब होता है। अब इसके पीछे का साइंस बताते हैं। जब हम बैक बाइटिंग करते हैं, गलत बात सुनते हैं, तो हमारे कान के थ्रू यानी केतु के थ्रू वो चीज़ें जाती हैं, एंड जब वो दिमाग में जाता है तो वो सूर्य जो शांत था अब वो बैड राहु में कन्वर्ट हो बैड सन में कन्वर्ट हो गया, तो वो अब राहु का रूप ले लेता है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं हाँ। और हमारे प्लैनेट्स, या तो क्या ऐसा कोई एक रेमेडी है जिससे हमारे सारे प्लैनेट्स हैप्पी हो जाएं और हमारे व्यूअर्स भी कर सकें? ओके, एक ऐसा रेमेडी जिससे सारे प्लैनेट हैप्पी हो जाएं। सो एक रेमेडी है, दैट्स मेडिटेशन। ओके। मेडिटेशन अगर आप करते हैं, आप किसी भी किताब में पढ़ोगे तो बहुत डीप जब आप पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जब मेडिटेशन करते हैं तो तपस्या सूर्य भी है। जब आप मेडिटेशन करके डिसिप्लिन में आते हैं, डिसिप्लिन शनि भी है आपका। जब मेडिटेशन आप किसी गुरु से गुरु दीक्षा लेते हैं, आप अपना गुरु स्ट्रांग कर रहे हैं, तो मेडिटेशन से आप गुरु भी स्ट्रांग हो गया आपका। जब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, आपका हेल्थ अच्छा हो जाता है, आपका शुक्र भी स्ट्रांग हो गया। आप मेडिटेशन करते हैं, आपको विल पावर चाहिए होता है, तभी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। विल पावर धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। आज आप 5 मिनट से कर रहे हैं, धीरे धीरे आप 1 घंटे तक पहुंचते हैं, आपका विल पावर स्ट्रांग हो गया, आपने तो मंगल स्ट्रांग कर लिया। रही बात आपका बुध का, अगर बिजनेस का कारक अगर हम मानते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आपका सूर्य यानी कि स्टेटस अच्छा है, अगर आपका डिसिप्लिन यानी शनि अच्छा है, अगर आपका विल पावर मंगल अच्छा है, और मेडिटेशन में राहु भी अच्छा हो जाता है। अगर राहु जिस तरह आप अगर नए नए पॉलिसीज बना सकते हैं, अगर आप सब अच्छा है, आपका बुध अच्छा क्यों नहीं होगा? अब आप बताइए, मेडिटेशन में बड़ा कुछ उपाय हो सकता है क्या? और बहुत इजी भी है, सब कर सकते हैं अपने घर पे। या सब कर सकते हैं, बट इसके बारे में बात करने की जरूरत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बारे में बात करना। तो आप बताइए, मेडिटेशन के भी टिप्स दीजिए। मेडिटेशन के टिप्स, ओके, तो आप सिंपल आप ओम नमः शिवाय से शुरू कीजिए। 108 बार रोज ओम नमः शिवाय, क्योंकि मैंने जब लोगों को मैंने बताया ना कि आप मेडिटेशन कीजिए, तो लोग बोलते हैं मैं अपना दिमाग स्थित नहीं कर सकता, मैं मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने आंख बंद कर लिया और सारे क्या बोलते हैं बातचीत बंद हो गई। खैर मेडिटेशन वो नहीं होता है। आप मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप बस ऑब्जर्व करते, दिमाग में जो भी चल रहा है चलने दो, आप अपने थॉट्स को स्टॉप नहीं कर सकते हो। बट लोगों को समझ में नहीं आता है, तो दे नीड टू अंडरस्टैंड मेडिटेशन एक्चुअल में क्या है। आप जस्ट ऑब्जर्व करते हो अपने थॉट्स को। बट जब आप ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करेंगे ना, तो आपका पूरा इंटेंसिटी, आपके पूरा कंसंट्रेशन आपका ओम नमः शिवाय में ही जाएगा, एंड धीरे धीरे आपको रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। तो मेरा पहला टिप होगा कि आप रोज ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिए। जाप करने से आपका ऑरा अच्छा होगा। नमः शिवाय जो बोलते हैं ना, ओम नमः शिवाय, वो इटसेल्फ हमारे पंच महाभूतों को शुद्ध करता है। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको और बताने की ज़रूरत है कि आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि हम कुंडली भी अगर ठीक करते हैं, वॉट एवर वी डू इन हीलिंग, हम पहले पंच महाभूतों को जाने अनजाने में उसको भी क्लियर कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके इम्बैलेंस ही हमारे लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है। सो डियर ऑडियंस, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस डिस्कशन के दौरान कुछ भी छूट गया हो, तो मेरे नीचे लिखी गई डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू सो मच।